अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 33 और 34 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 33 में हमने इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन को स्टडी करना है। ये दोनों लेक्चर्स आपके लाइट के से ही रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि मैं आपकी फाइनल टर्म से पहले ये सीरीज़ कंप्लीट कर दूं, तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले जो है आप देखते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है। इंटरफेरेंस बेसिकली वो फिनोमेना होता है जिसमें दो वेव्स को सबअप किया जाता है और दो वेव्स का कहीं पे एम्पलीट्यूड हाई होता है और कहीं पे लो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेव ही है, इनका एम्पलीट्यूड यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लोअर है। अब ये जो वेव्स होती है ना, इनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। इनकी देखिए ये सेम फ्रिक्वेंसी से ही अप एंड डाउन हो रही है और इनका प्रोपगेशन भी यानी इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस है, ठीक है। और डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में जस्ट इतना डिफरेंस है कि डिफ्रैक्शन के दौरान जो है जो दो वेव्स होती है वो जो है वो diffraction takes place when a wave comes across an obstacle while interference happens when the waves meet each other। यानी इंटरफेरेंस तब होगा अगर जब दो वेव्स आपस में मिलेगी, लेकिन डिफ्रैक्शन तब होगा जब कोई भी उनकी प्रोपगेशन में, उनकी डायरेक्शन में कोई भी ऑब्स्टेकल यानी कोई भी रुकावट आ जाए उनके रास्ते में, तो उसको हम कहेंगे कि ये डिफ्रैक्शन है। जिस तरह हमने लाइट की डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है। अब यहाँ पे जो है ना इसकी दो टाइप्स होती है, एक हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपने ये याद रखना है कि हमारे पास इंटरफेरेंस की कितनी टाइप्स है, दो टाइप्स है। जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है ना, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हमेशा होता है, डिस्ट्रक्टिव का डिक्रीज एम्पलीट्यूड होता है। अब ये किस तरह होता है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने अगर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करना है कि डिस्ट्रक्टिव में हमेशा एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा और कंस्ट्रक्टिव में हमेशा एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। मैं ज़रा ये आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, अगर तो ये दो वेव्स है, ये वेव 1 है और वेव 2, अगर दोनों वेव्स का ये जो है अगर वो ये दोनों हाई पोजीशन पे है यानी इसको हम कहेंगे क्रस्ट पे। अब ये दोनों जो है आप देख सकते हैं लोअर पोजीशन पे जा रही है। अब ये भी दोनों सेम है यानी इनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है। ये भी देखें, अगर वो वाली ऊपर वाली वेव अपवर्ड हो रही है तो ये वाली मूव भी अपवर्ड कर रही है, ठीक है। ज़रा आप अपनी डेफिनेशन यहाँ पे देखें जो कि आपके पास कंस्ट्रक्टिव की है। इफ दे स्टार्ट टुगेदर आर इन फेज विद ईच अदर दैट द नेट एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड। यानी इन फेज है ना, अगर एक जा रही है ऊपर की तरफ, हम इसको कह सकते हैं कि क्रस्ट है और नीचे की तरफ जो है वो ट्रफ होता है। तो अगर क्रस्ट पे जा रही है दूसरी भी क्रस्ट पे और ट्रफ नीचे की तरफ जा रही है तो दूसरी भी ट्रफ पे है, तो इन दोनों को अगर हम सब करें तो हमारे पास जो नेट वेव है यानी वो इस तरह की बन जाएगी, थोड़ी ये बड़ी बनेगी क्योंकि हम दोनों का सब की है, दोनों वेव्स का, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे आप देख सकते हैं अगर ये जो है वो क्रस्ट पे था तो नीचे वाला ट्रफ पे आ रहा है, अगर ये जो है ट्रफ पे है तो ये वाली वेव क्रस्ट पे है, तो हमारे पास जो है इसका नेट रिजल्ट जो है वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, एक ही लाइन मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको इसका बनाकर भी दिखा देती हूँ जो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव की है। ये डिस्ट्रक्टिव की मैं बना रही हूँ अब, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये वेव कुछ इस तरह की बनेगी, यानी अगर एक वेव जो है वो अपवर्ड है दूसरी डाउनवर्ड होगी, तो इसका जो नेट रिजल्ट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें। इन दोनों वेव्स का अगर हम प्लस करें ना, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये हमारे पास बेसिकल डिफरेंस है। डिफरेंस इनके दरमियान है, यानी एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ है। इसकी एग्जाम्पल में वही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऐसी वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम हो, ठीक है, तो वो आपके जो है वो कंस्ट्रक्टिव होगी और कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड डबल होता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम एम्पलीट्यूड से जा रही है तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका जो है वो कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो इनका जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डिस्ट्रक्टिव में हमेशा स्ट्रेट लाइन इसका रिजल्टेंट होगा, बीर के डिस्ट्रक्टिव 0 होगी, ठीक है। और अगर हम रिजल्टेंट कंस्ट्रक्टिव का लें वो हमारे पास डबल हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी इस बात की समझ आ गई है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही सारी चीज़ें मैच्योर है, ठीक है। अगर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा तो हमारे पास वो डिस्ट्रक्टिव है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ जाता है, इफ वन पार्ट्स फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट व्हेन इट इज नेसेसरी टू हैव द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वेव्स को क्यों कहा गया है? कोहेरेंट का मतलब होता है कि ये फिक्स्ड फेस हो, ठीक है, यानी दोनों जो है बोथ वेव्स का फिक्स्ड फेस हो रिलेटिव टू ईच अदर, उसको हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि कोंस्टेंट फेस हो,
सेफ फेस हो या कोस्टेड फेस हो, जैसे हमने अभी जो है वो कंस्ट्रक्टिव में देखा, वो एक ही एम्पलीट्यूड के साथ एक ही सेफ फ्रिक्वेंसी के साथ जा रही है, तो हमारे पास कोहेरिएंट सोर्स ऑफ लाइट होगा। ठीक है, इनकोहेरिएंट लाइट सोर्स जो है, इसमें इनकोहेरिएंट का मतलब होता है कि उसमें सेफ फेस ना हो, यानी वो जो है आउट ऑफ फेस हो। जिस तरह हमारे पास डिस्ट्रक्टिव में है, आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रक्टिव जो है वो आउट ऑफ फेस है, या भी इसका अगर जो है वो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो नीचे वाले का कम हो रहा है, ये आप देख सकते हैं डाउनवर्ड हो रहा है, और इसका ऊपर अपवर्ड जा रहा है। इस तरह इसका अगर डाउनवर्ड है फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, तो इसका जो है वो अपवर्ड है। तो इनमें सेम जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड नहीं है, तो हम कहेंगे ये अनकोहेरिएंट है, आउट ऑफ फेस है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 आ जाता है। वही सेम बात कह रहे हैं, लेकिन आपको एमसीक्यूज के लिहाज से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट की हुई है। जो ब्राइट फ्रिज होती है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। इसकी रीज़न ये है, ब्राइट फ्रिज जो है ऐसी फ्रिज होती है जिसमें जो है वो सेम फेस वेव्स जो होती है वो सेम फेस में होती है, लेकिन डार्क फ्रिज में जो है वो वेव्स सेम वेव्स में नहीं होती, सेम फेस में नहीं होती, आउट ऑफ फेस होती है, यानी वो डिस्ट्रक्टिव होती है। तो ये आपने याद रखना है, ब्राइट फ्रिज हमेशा कंस्ट्रक्टिव होती है, डार्क फ्रिज हमेशा डिस्ट्रक्टिव होती है, और इसकी रीजन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 4। आप इसको एग्जाम्पल को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके एमसीक्यूज में नहीं आते, और आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो जस्ट ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव पार्ट आपके पेपर में इंक्लूड नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5 है, व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडियम, यानी जब वेव जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है किसी मीडियम से टकराने के बाद, द फेस विल नॉट चेंज, उसका फेस चेंज नहीं होता, इफ इट गोज फ्रॉम लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू अ स्मॉलर वन। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो अगर आपको लास्ट लेक्चर से आप मेरे वीडियोस एक रिक्वेस्ट के साथ देखते आ रहे हैं तो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बट फॉर स्मॉलर टू लार्जर देयर विल बी फेस चेंज। अगर फेस स्मॉलर से लार्जर मीडियम में जाए तो फेस चेंज होगा, अगर लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाए तो जो है वो फेस चेंज नहीं होगा। जस्ट ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे पैक्स वाले क्वेश्चंस का जिक्र आया है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 आ जाता है, इसमें ये आपके एमसीक्यूज बच सकता है। व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन अ थिन लेयर, जब लाइट जो है वो एक थिन लेयर पर पड़ती है, जैसे कि सोपी फाइटर ऑयल हो गया, तो ये रिफ्लेक्ट करती है टू सर्फेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ इससे रिलेटेड जो है ना नेक्स्ट आपको ये 6 पॉइंट में बताया गया है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप ऑयल को एक ड्रॉप जो है वो वाटर फेंकते हैं तो आप उसको डिफरेंट कलर्स आपको नजर आते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे देखते हैं। अ ड्रॉप ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर स्प्रेड्स आउट until it are just few microns thick. It will have the thick and thin portions, यानी उसके जो है वो थिक होता है, जो कि आपको जो है एक तो वाटर के ऊपर ही नज़र आएगा। अगर आप ऑयल को फेंकते हैं वो कभी भी वाटर के नीचे नहीं, यानी जो भी हमारे पास ग्लास होगा जिसमें हमने वाटर को डेल क्या होगा वो उसके नीचे कभी भी आपको ऑयल नजर नहीं आएगा। ऑयल की तय जो है वो वाटर के ऊपर ही रहती है। तो इसकी रीजन क्या है, थिक पोर्शन है, नॉन यूनिफॉर्म थिन फिल्म अपीयर ब्लू बिकॉज द लॉन्ग वेवलेंथ होती है, रेड लाइट एक्सपीरियंसेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इनकी ज़्यादा वेवलेंथ की वजह से और थिक पोर्शन होने की वजह से आपको जो है वहाँ पे रेड और ब्लू कलर के नजर आती है, जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। थिनर पोर्शन अपीयर रेड बिकॉज द शॉर्ट वेवलेंथ, जो थिनर होगा वो आपको रेड का नजर आएगा, जो कि वेवलेंथ उसकी शॉर्ट होती है, लेकिन ब्लू लाइट की जो है वो डिस्ट्रक्टिव आपको नजर आएगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग होती है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 7 है, जो कि है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, आप पे कंफ्यूज नहीं होना, लाइट ही बेसिकली वेव्स होती है, तो उसको हम अगर डिफ्रैक्शन ऑफ वेव कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, क्योंकि लाइट जो है इज आल्सो अ वेव। अब देखिए डिफ्रैक्शन का मतलब मैंने आपको पहले भी जब लेक्चर स्टार्ट किया था तब बताया था। डिफ्रैक्शन जो है जैसे कि कोई वेव अगर वो गुजर रही है तो उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टैकल आ जाता है, तो वो क्या करती है कि उसके कॉर्नर से जो है वो बाइंड हो जाएगी, वेव्स जो है वो कॉर्नर से स्प्रेड होगी, फैल जाएगी, या वो भी जो है वो बेंड हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफ्रैक्शन होता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्जेक्ट्स इनटू व्हाट वुड द अदरवाइज बी अ शैडोड एरिया इज नोन एज अ डिफ्रैक्शन, यानी कोई भी वेव जब वो गुजरी उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टैकल या रुकावट आ जाए तो वो क्या करेगी, उस रुकावट के कॉर्नर में से जाकर जो है वो बेंड हो जाएगी, उसको डिफ्रैक्शन कहेंगे। डिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द वेरी स्मॉल जो apparatus और देयर शार्प एजेस। तो बस वो जो मैंने आपको अपनी वर्डी बता दी है वही यहाँ पे चीज़ मेंशन है। यहाँ से देखिए, इंटरफेरेंस फ्रॉम अ सिंगल स्लिट एज द फिगर हेयर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यहाँ पे आपको फिगर्स बनाकर दी हुई है और आपने बताना है कि ये जो है वो अगर तो वो किनारों से गुजर कर कॉर्नर से, या हम उसको एजेस भी कहते हैं, बेंड हो जाए तो ये डिफ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो
नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर 8 आ जाता है। वहाँ पे उन्होंने ये डायग्राम की हेल्प से जो है वो दरम्यान में स्लिट रख के वेव्स गुजारी है लाइट की, और वहाँ से आपको बताया है कि किस एंगल पे कौन सा जो है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर 9 है, जिसमें कहा है लाइट विद वेवलेंथ ऑफ 511 नैनोमीटर। एच जो है रिप्रेजेंट करता है नैनोमीटर, जो कि 10 पावर 9 होते हैं। फॉर्म्स आर डिफ्रैक्शन पैटर्न आफ्टर पासिंग थ्रू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 2.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 मीटर। तो आपको ये उस वक्त आपको पता होना चाहिए, अगर आपको जो है वेवलेंथ लाइट की 511 जो है वो नैनोमीटर दी जाए, तब उसकी विड्थ जो है वो 2.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 मीटर होगी। नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 10 पे डिफ्रैक्शन पुट्स द फंडामेंटल लिमिट्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप्स टू सेपरेट द ऑब्जेक्ट्स। यानी ऑब्जेक्ट्स को जो है लहरा लहरा देखने के लिए टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप्स की जो है वो से आप देख सकते हैं। यानी इतनी कैपेसिटी की होती है कि आप उनके वेव्स की डिफ्रैक्शंस को देख सके। बीइंग ऑब्जर्व्ड बिकॉज द लाइट फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ सर्कुलर apparatus इंटरफेरेंस, वन कैन कैलकुलेट द फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज। डार्क फ्रिंज भी हमने पढ़ा था कि ये जो होते हैं आउट ऑफ फेस होते हैं, जो कि डिस्ट्रक्टिव होती है। ब्राइट फ्रिंज जो है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, जो कि इन फेस पे होती है। ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं लास्ट वीक, और मैंने इसको हाईलाइट पीछे भी किया हुआ है। यहाँ पे थीटा एम/एन जो है मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है 1/22 लैम्डा ओवर डी, जो कि डी यहाँ पे डायमीटर ऑफ द अपैरेटस है। ठीक है, बस आपको यहाँ तक याद रखें, बाकी ज़्यादा इसके डीपली कॉन्सेप्ट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में आपके जिस एमसीक्यूज आएंगे तो अपने एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर जो है वो आता है 34, जिसमें हमने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करना है। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का बेसिकल मतलब होता है कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर शो करती है। एक तो पार्टिकल नेचर शो करती है और दूसरा जो है लाइट वेव नेचर शो करती है। मिसाल के तौर पर सनलाइट से हम तक जो रोशनी पहुंचती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में पहुंचती है। तो आपने देखा होगा कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी रोशनदान में से अगर थोड़ी सी लाइट आ रही होती है तो विंडो में से, तो वो जो है हमें उसमें पार्टिकल नज़र आ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करनी है कि लाइट जो है वो कब अपनी बिहेव करती है वेव और कब जो है ये ऐसा जो है वो पार्टिकल नेचर बिहेव करती है। तो लाइट तब वेव नेचर बिहेव करेगी जब लाइट क्वांटम जो है वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी रखते हो, तब जो हम कह सकते हैं इट बिहेव्स लाइक अ वेव। लेकिन जब लाइट जो है वो हाई एनर्जी रखते हो उसके क्वांटम जो है लाइट के, तो हम कहेंगे इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये दो चीज़ें थी, जहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है वो मैंने आपको अपनी वर्डिंग बता दी है। इसको आप थोड़ा बहुत रीड आउट कर सकते हैं, तो ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, जो कि मैंने आपको अपनी वर्डिंग बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट नंबर 3 आ जाता है। इसमें कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि लाइट हम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू पहुँचती है ना। Transport linear momentum energy. If the energy per unit volume is a wave is u, then it is carrying momentum where p is equal to p यहाँ पे momentum है u over c। u हमारे पास जो है वो per unit volume in a wave। ठीक है, तो c waves with larger amplitude carry more energy and momentum। ये तो एक कॉमन सी बात है कि जितना ज़्यादा उसकी एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही एनर्जी मोमेंटम रखती होगी। इस तरह सनलाइट में क्या होगा कि मोमेंटम इज द रेथर स्मॉल, मोमेंटम ज़्यादा जो है वो स्मॉल होता है, अल्थो इट इज़ वेरी लार्ज क्लोज टू इनसाइड द सन। इट इज़ इजीली वेरिएबल एज फॉर एग्जांपल। ये नीचे जो है आपको उन्होंने डायग्राम बनाकर दिखाई हुई है, जो कि है मिरर की, और इसमें जो है बस आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये वाला जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसको आप देखें। द फोर्स इज क्वाइट स्मॉल, जस्ट 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ न्यूटन्स पर यूनिट एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द मिरर। और यहाँ पे जो है ये वाले आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की समझ होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली जब भी लाइट जो है वो किसी मेटल सरफेस से टकराती है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से खारिज होते हैं। उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं उनकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो गए उसे हम फोटो इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। ठीक है, और या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। फोटो का मतलब होता है रोशनी। जब रोशनी जो है किसी मेटल सरफेस से टकराएगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, तो उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। यानी वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे। जितनी तेज़ी से लाइट जो है वो किसी मेटल सरफेस से टकराएगी उतने ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स खारिज होंगे। तो यह आपके जो है वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है
द फॉलोइंग वाज ऑब्जर्व द फोटो इलेक्ट्रीफाइड डज नॉट अकर, यानी किसने ये ऑब्जर्व किया था, ये मैक्सवेल ने किया था, ठीक है। और इसने बताया था नेचर ऑफ लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इंजेक्टेड एट एनी वी। ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको अपनी वर्डिंग बता दी है। अगर आपको उसकी समझ आ गई है तो आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दो हमारे पास जो है वो पार्ट्स दिए गए हैं जो कि ऑब्जर्व किए गए थे। एक पार्ट है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो तमाम फ्रिक्वेंसीज पर रूट बार नहीं होता, ठीक है, और ये डज नॉट अकर एट ऑल व्हेन वी इज बिलो सर्टेन वैल्यू बट क्लासिकली मीनिंग अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल नेचर ऑफ लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लाइट की नेचर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। जो सनलाइट की जो हम तक पहुंचती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में पहुंचती है, ठीक है। बी पॉइंट है, इट इज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इंस्टेंटली, यानी जो पहले फोटो इलेक्ट्रॉन्स के अपराध के किसी भी लाइट का जब मटेरियल से किसी भी सतह से टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें से इमिट होते हैं। बट क्लासिकली द फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इमिटेड सब टाइप ऑफ आफ्टर द लाइट फर्स्ट स्ट्राइक्स, यानी सबसे पहले लाइट टकराएगी उसी के बाद सरफेस से, उसके बाद जो है एटम्स इनफ टू काज द आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की आयनाइजेशन कर देंगे। आयनाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स की खारिज होने की या निकलने की सलाहियत होती है उसको आयनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फिफ्थ पॉइंट। यहाँ पे आपने याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स पजल्स केम फ्रॉम द आइंस्टाइन, ठीक है, फॉर विच ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1905। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो कंसेप्ट दिया था और इसको नोबेल प्राइज जो है 1905 में दिया गया था। Einstein proposed that the light striking the surface was actually made of little packets। ये आपने जो है वो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपके एमसीक्यूज पे भी आ सकता है। Einstein proposed that the light striking the surface was actually made of little packets called the quanta, in plural quantum in singular each। तो सिंगुलर इसको क्वांटा कहेंगे, लेकिन हर क्वांटा जो है उसकी अपनी एनर्जी होती है जो कि E इज इक्वल टू एच वी के इक्वल है। एच यहाँ पे प्लैंक कोस्टेट है, इसको हम एच ओवर 2 पाई भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो 2 पाई वी के इक्वल है और एच इज़ अ फेमस प्लाक कोस्टेट। ये आपके एमसीक्यूज में आता है कि एच यहाँ पे क्या है, ये एक प्लाक कोस्टेट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल पर सेकेंड है। यहाँ तक बस आपने याद इसको करना है। और इसकी जो आपके आइंस्टाइन के अकॉर्डिंगली जो इसकी इक्वेशन है वो इज इक्वल टू एच वी है। एच जो है प्लाक कोस्टेट है, ठीक है, यानी इसके मुताबिक कि जब भी कोई भी लाइट जो है वो किसी सरफेस से टकराती है तो लिटिल पैकेट्स की सूरत में टकराती है, उसको क्वांटा कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर में क्वांटा, वैसे इसको क्वांटम बोलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है, यहाँ से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। माइक्रोवेव्स, रेडियो एक्टिव वेव्स, एक्सरेज और गैमा रेज जो होती है ये तमाम फोटोज पर ही मुश्तमिल होती है। फोटोज का मतलब होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वेव्स की सूरत में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में हमें नजर आते हैं। जिस तरह लाइट की एग्जाम्पल थी, लाइट की जब आप देखेंगे किसी विंडो में से लाइट आते हुए तो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए जो कि आपको लाइट की सूरत में दिखाई देती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही बेसिकली होती है, वेव्स ही होती है। लेकिन इनकी जो है वो फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट होती है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज से आ रहे होते हैं क्योंकि प्लाक कोस्टाइड जो होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर में होते हैं। प्लाक कोस्टाइड यहाँ पे एच है, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में आता है कि प्लाक कोस्टाइड क्या है, तो वो एच होता है और इसकी वैल्यू भी आपको आनी चाहिए। द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज वेरी स्मॉल, यानी हर पार्टिकल की एनर्जी जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में आ रही होती है तो वो बहुत कम होती है। यहाँ पे जो है वो कुछ फोटोज दिए गए हैं, जिस तरह के सनी डे में कितने फोटोज पर सेकंड में इंटर होते हैं। 10⁻15 फोटोज पर सेकंड इंटर आई 2 मिलीमीटर प्यूपल। प्यूपल बेसिकली ये आई का ही हमारे जो है वो, अगर आपने आई का स्ट्रक्चर देखा हो तो प्यूपल हमारी आई के अंदर ही मौजूद होता है। ये भी कोई फिजिक्स नहीं है जिससे आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। इस तरह मून लाइट के दौरान जो है 5×10⁻10 फोटोज पर सेकंड में 6 मिलीमीटर प्यूपल में जो है इंटर हो सकते हैं। बोनलेस लाइट पे जो है वो ये मेंशन है। इसी तरह लाइट फ्रॉम द डेमिस्ड नेकेड आई, तो यहाँ पे इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी अगर कोई एमसीक्यूज आए तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 8, वेयर डू फोटोज कम फ्रॉम, यानी फोटोज कहाँ से आते हैं। फॉर दिस इज नेसेसरी टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन एटम कैन ओनली बी इन सर्टेन डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको पता है कि एटम्स के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एटम्स के जो है गिर्द या अपने मदार में घूम रहे होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो है जिस एनर्जी लेवल पे होते हैं, यानी हर इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एनर्जी होती है, जिससे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम अ स्टेट विद हायर एनर्जी टू वन विद लोअर एनर्जी।
मिसाल के तौर पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स यानी न्यूक्लियस के यहाँ पे ज़्यादा करीब हो तो वो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी क्योंकि इस तरह इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है। जो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज की वजह से स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसको बाहर निकालना मुश्किल होता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो है इसकी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे जो है इसकी एनर्जी स्टेट और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी स्टेट के मुकाबले में जो है वो कम है, यानी बाहर वाले की एनर्जी स्टेट कम है पारिस्मत अंदर वाले के। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसकी एनर्जी कम है, इसलिए इसको बाहर निकालना भी आसान है। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम अ स्टेट विद हायर एनर्जी टू वन विद द लोअर एनर्जी द फोटोन इज रिलीज्ड। क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला इस ऑर्बिट में जो घूम रहा है ये बाहर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इससे एनर्जी खारिज होगी। A photon is released with energy is exactly equal to the difference of energy। तो जैसे एनर्जी खारिज होगी तो कुछ जो है फोटोन्स भी रिलीज होंगे। ठीक है, सिमिलरली अ फोटोन इज ऑब्जर्व व्हेन अ फोटो ऑफ जस्ट द राइट एनर्जी हिट्स एन इलेक्ट्रॉन इन द लोअर स्टेट। जैसे अगर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा तो कुछ एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व होगी, यानी बाहर वाला अगर अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है बाहर की तरफ जाएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये है जैसे एनर्जी रिलीज होगी तो कुछ ना कुछ फोटोज भी रिलीज होगी। और मेरे फोटोज आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको जो अभी बताया है कि इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ आएंगे या बाहर वाले ऑर्बिटल से अंदर के ऑर्बिटल्स की तरफ आएंगे तो एनर्जी जो होती है वो अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और इसी तरह जो है अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ जाएंगे तो वो हमारे पास एमिशन करे होगी एनर्जी। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, यही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो अगर आपको मेरी आपको बात समझ आ गई है तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट आता है 10। One of the most important inventions of the 20th century is the laser, which is short for। ये आपके है ना एमसीक्यूज में आता है कि लेज़र जो है वो किसका एब्रीवेशन है, LASE। तो ये वाली चीज़ हाईलाइटेड है, इसको ये वाली LASER जो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसको अच्छे से रट लें, ये आपके एमसीक्यूज में मस्ट आता है कि लेज़र किसका एब्रीवेशन है। लेज़र जो है इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह यह है कि दे इमिट द वेरी लार्ज नंबर ऑफ फोटोज़। यहाँ इससे बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ खारिज होते हैं। फ़ोटोज़ का होप आपको समझ आ गई होगी कि फ़ोटोज़ होती क्या चीज़ है, विद वन सिंगल फ्रिक्वेंसी, यानी फ्रिक्वेंसी भी एक होती है। वैसे हमने पढ़ा था कि फ़ोटोज़ में डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती है, यानी उसमें क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में, लेकिन इसमें लेज़र में एक ही फ्रिक्वेंसी होती है, सेम होती है। हाउ इज़ दिस डन, कैसे पॉसिबल है, बाय सब मीन्स कॉल्ड द ऑप्टिकल पम्पिंग। एटम्स आर एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी लेवल व्हेन एटम्स स्टार्ट डीके एट द लोएस्ट स्टेट। आपको पता है हायर से लोअर की तरफ आएंगे तो क्या होगा कि वो जो है वो रेडिएशन को खारिज करेंगे। इट इनकरेजेस ऑल अदर वेज टू डीके एज वेल। दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसको स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन कहेंगे। बस ये चीज़ याद रख लें, जब एटम्स में से इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आएंगे तो आपको पता है कि वो जो है रेडिएशन को खारिज करते हैं। अगर लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो रेडिएशन को वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ये स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्पॉन्टेनियस ऑब्जर्प्शन ऑफ रेडिएशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट होता है। इंशाल्लाह हम इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप मेरी जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और काइंडली वीडियोस को ऑनलाइन वॉच किया करें। कोई स्टूडेंट्स भी इसको डाउनलोड ना करें, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जिसका हमें वॉच टाइम मिलना होता है, हमारे लिए थोड़ी सी अप्रिसिएशन होती है, वो भी आप लोग जो है डाउनलोड करके हमें इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता फिर। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी थोड़ा सा राइट बनता है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। फर्दर यही कि आप लोगों को जो फाइनल टर्म से पहले सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोगों की तरफ से सपोर्ट ना मिले तो मे भी आप लोगों को यहाँ पे लेक्चर स्टॉप कर दिए जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।